के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है केजीबीवी को न्याय कब। संघर्ष समाप्त करो, समाप्त करो, समाप्त करो। संघर्ष जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार बेरोजगारों को रोजगार दे रही है और रोजगार देने का दावा भी कर रही है। 69,000 भर्तियों का जो मामला था वो भी सुलझ गया है। इससे पहले 31,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए और अब बाकी बचे 37,000 से ज़्यादा लोगों को कल नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। तो अब इसके अलावा भी एमएसएमई के जरिए दूसरे तमाम जरिए सरकार रोजगार मुहैया करा रही है और दावा कर रही है कि वो जो बेरोजगार हैं उनको ज़रूर कोई ना कोई रोजगार दिलाएगी। और लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर इतना बड़ा दिल रखने वाली सरकार जो केजीबीवी के जो शिक्षक हैं जो मात्र 2,500 हैं उनके साथ अन्याय को क्यों नहीं देख पा रही है। यहाँ पर 3 तरह के शिक्षक हैं। एक शिक्षक का जो और वार्डन है जो परमानेंट है, दूसरा पूर्णकालिक और अंशकालिक शिक्षक भी है, लेकिन इनको किसी ना किसी बहाने अंतकाल में या तो अंतकालिक में रखा जा रहा है या उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। 2020 में 14 जुलाई 2020 में एक जियो जारी करके ये सारी गड़बड़ की गई। सरकार को क्यों ये बात नजर नहीं आ रही है। मैं फिर कह रहा हूं, एक और सरकार की मंशा अच्छी है कि वो लोगों को रोजगार दिला रही है। 69,000 भर्ती का मामला लंबे समय से अटका हुआ था और जो कि करीब करीब सुलझ चुका है और कल मुख्यमंत्री अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देंगे, ये एक अच्छी बात है। लेकिन ये जो 2,500 शिक्षक हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, लगातार परेशान हैं, इनकी आवाज सरकार क्यों नहीं सुन रही है। क्या सरकार तक ये आवाज पहुंच नहीं पा रही है। लंबे समय तक इन लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया और क्यों नहीं उनकी आवाज सुनी गई, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना वर्ष 2004-05 में हुई। उस समय के जियो के अनुसार ही होती थी भर्तियां। भर्ती की प्रक्रिया जिला चयन कमेटी द्वारा की जाती थी। कमेटी में डीएम, एसडीएम, डाइट प्राचार्य, बीएसए आदि होते हैं। 14 अगस्त 2020 में शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद के द्वारा एक शासनादेश लाया गया जिसमें मुख्य और गौण विषयों की संज्ञा देकर विषयों का विभाजन कर दिया गया। पूर्व के जियो के अनुसार मुख्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गौण कंप्यूटर, शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान, कला, संगीत विषयों की कोई व्यवस्था नहीं की गई। मुख्य विषयों को पढ़ाने वाले अध्यापक महिला शिक्षिकाएं ही होती हैं क्योंकि वह 24 घंटे विद्यालय में निवास करती हैं। 14 अगस्त 2020 के जियो के अनुसार मुख्य विषय पढ़ाने वाले पुरुष शिक्षक की संविदा समाप्त कर दी गई। लिंग भेद और विषयों के आधार पर 14 अगस्त 2020 जियो ने 2,500 शिक्षकों को प्रभावित कर दिया, जिससे उनकी संविदा समाप्त हो गई। नवीन पदस्थापन के नाम पर उनको वार्डन 27,500 से पूर्णकालिक शिक्षिका 22,000 से 9800 वेतनमान पर जबरन 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर सहमत ले ली गई। 14 अगस्त 2020 के जियो को 15 साल पुराने लोगों पर भी लागू करना अमानवीय कृत्य है। जी हाँ, तो आखिर क्यों ये 2,500 शिक्षकों की बात नहीं सुनी जा रही है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय करा दे रहे हैं। हमारे साथ ब्रजेश कठेरिया साहब जुड़ चुके हैं, विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका विजय कठेरिया साहब। विनोद चतुर्वेदी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं। आपका भी बहुत स्वागत है विनोद चतुर्वेदी जी। और 3 और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, शिक्षक हैं
जिनकी ये समस्या है। रविकांत मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आपका बहुत स्वागत है रविकांत जी। और दो खास मेहमान हमारे साथ यहाँ लखनऊ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। प्रज्ञा सिंह, आपका भी बहुत स्वागत है। और देवेंद्र मोहन पांडे भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुक करेंगे प्रज्ञा सिंह जी का। प्रज्ञा सिंह जी, समस्या क्या है, शॉर्ट में बता दीजिए। सर, समस्या ये है कि अभी 2014-7-2020 के पहले जो भी जियो आते थे उसमें पुरुष शिक्षकों और महिला शिक्षक जो थी उनमें कोई भी मुख्य विषय गौड़ विषय पर नियुक्ति नहीं होती थी। और अभी 14/7/2020 में जो हमारे एसपीडी हैं महानिदेशक विजय किरण आनंद जी, उन्होंने विषयों को भी 2 भागों में बांटा है और जो शिक्षक हैं वो मुख्य विषय और गौड़ विषय पर ही रहेंगे, ऐसा उनका कहना है। और बहुत सारे शिक्षक जो पूरे प्रदेश में 746 कस्तूरबा चल रहे हैं, उनमें से लगभग 2500 शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित होने का अर्थ ये है कि जो अंशकालिक शिक्षक थे मुख्य विषयों के, जैसे हिंदी, गणित और विज्ञान और अंग्रेजी, सामाजिक विषय, वो अभी तक 9800 पे काम करते थे और उन पे कभी भी मुख्य विषय या गौड़ विषय का मैटर नहीं आया। उनको बाहर निकाला जा रहा है ये कह के कि आप इसके जरिए इस विषय पर नियुक्त हैं, क्योंकि महिला विद्यालय है, लड़कियों का विद्यालय है और वहां पर केवल और केवल महिला शिक्षक ही रहेंगी। इस वजह से उनको निकाला जा रहा है। और दूसरी बात यह आई कि जो हमारे यहाँ वार्डन कम शिक्षिका और फुल टाइम टीचर्स होती हैं, पूर्णकालिक शिक्षिकाएं, वो भी अभी तक किसी भी मुख्य विषय गौड़ विषय के आधार पर नियुक्त नहीं होती थी, क्योंकि इन्होंने विषयों को 2 वर्गों में बांट दिया। उस आधार पर जो शिक्षिकाएं गौड़ विषय विजय किरण आनंद के परिप्रेक्ष्य में कि संगीत, कला, क्राफ्ट, गृह शिल्प और शारीरिक शिक्षा गौड़ विषय में आते हैं, इन पर जो भी शिक्षिकाएं पूर्णकालिक या वार्डन थी उनको अब ये कहा जाए कि ये गौड़ विषय के अंतर्गत आते हैं और इस विषयों पर केवल अंशकालिक शिक्षक ही नियुक्त होंगे। इस आधार उनका मानदेय जो हो रहा है। ठीक है, मानदेय की बात हम आपसे करेंगे, दोबारा से आएंगे आपके पास में। हमारे साथ देवेंद्र मोहन पांडे भी जुड़े हुए हैं। देवेंद्र पांडे जी, क्या है ये जो पूर्णकालिक, अंशकालिक और वार्डन शिक्षिका है, ये क्यों सारे लोग परेशान है इसमें? इसमें 14/7/2020 को एक जियो लाए राज्य परियोजना निदेशक महोदय जी, उन्होंने उसमें विषयों का विभेदीकरण किया और उसमें कह रहे कि आरटी एक्ट है, जबकि आरटी एक्ट के अनुसार कहीं भी विषय का विभेदीकरण नहीं है। पूर्व के जियो में स्थापना काल से जेएस दीपक साहब के जियो थे, राम मोहन राव के जियो थे, तमाम एसपीडी आईएएस थे। सुनील कुमार जी का जियो है, जिस जियो को आधार बनाकर इन्होंने ये पत्र जारी किया 19/16/2013, 29/7/2013 का, उसमें उस जियो में कहीं विषय का बंटवारा नहीं है। ये पत्र हमारे पास है, इसमें कोई विषय बंटवारा नहीं है कि ये विषय महिला पढ़ाएगी, ये विषय पुरुष पढ़ाएंगे। अब कह रहे हैं कि मुख्य विषय महिलाएं पढ़ाएगी, अंशकालिक गौड़ विषय पढ़ाएंगे। उसके आधार पर महोदय 3000 लोग, 2500 से 3000 लोग जो प्रभावित हुए हैं, उसमें मुख्य विषय के पुरुषों को तो बिल्कुल बाहर कर दिया गया, जबकि वो एमएससी है, बीएड है, पीजी है, अपने विषयों में टीटी पास है, आरटी नॉर्म की पूरी अर्हता पूरी करते हैं। अब आरटी नॉर्म में कहीं मुख्य विषय गौड़ विषय का जिक्र ही नहीं है। भारत सरकार के जिस गाइडलाइन का हवाला देकर के ये पत्र जारी किया गया एसपीडी साहब के द्वारा, उसमें कहीं फुल टाइम टीचर महिला को लिखा नहीं है कि पढ़ाएंगी। इन्होंने पूरा अपने आप को ईमानदार साबित करने के लिए एक प्लांटेड स्कीम आउट की मीडिया के माध्यम से कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में तमाम फर्जी शिक्षक नियुक्त हैं, और उसके आधार पर इन्होंने इस प्लांटेड प्रोग्राम के तहत कस्तूरबा में 3000 शिक्षकों को धराशायी कर दिया, निकालकर बाहर कर दिया, जो 15 वर्षों से काम कर रहे थे। अब उनके सामने हमारी सरकार कहती है हम रोजगार देंगे, हमारे मुख्यमंत्री महोदय रोजगार का पूरा मिशन रोजगार चल रहा है इस समय, और यहाँ कस्तूरबा में 15 वर्षों से काम कर रहे जो अपनी आयु सीमा दूसरी नौकरी की पूरी कर चुके हैं, उनको सबको बाहर किया जा रहा है। महिलाओं को 27,500 से 9,800 पे लाया जा रहा है, 22,000 से 9,800 पे लाया जा रहा है। जबरदस्ती कहा जा रहा है कि आप बांड भरो नहीं, आपकी संविदा समाप्त कर देंगे।
आपको एक वो दिखाए, उसमें जो जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा पत्र जारी किया गया, उसमें कहा गया कि आप पुरुष हैं और आपका विषय मुख्य है, इसलिए आपका नवीन संविदा पदस्थापन नहीं होगा। इन्होंने पूर्व में जो आईएएस अधिकारी थे उनके नवीनीकरण की प्रक्रिया को समाप्त करके एक नया नाम लाए, नवीन पदस्थापन। अच्छा, नवीन चयन। अब नवीन चयन तो विज्ञापन पे होता है, नवीन चयन का अर्थ ये कह रहे हैं नवीन पदस्थापन, और उसको नवीनीकरण भी कह रहे हैं। पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है। हर विद्यालय से कम 3-4 शिक्षक, कोई डिमोट हुआ है मानदेय के क्रम में और कोई नौकरी से बाहर चला गया। ठीक है, ठीक है, आप बने रहिए। रविकांत मिश्रा जी, आपका दर्द क्या है, साझा कर सकते हैं आप अपने दर्द को? दिया। और फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि लगभग हमारी सारी हम जो भी बातें हैं वो हमारे साथी देवेंद्र जी ने बताई हैं। सर, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के स्थापना काल से ही ये जो शिक्षक, जिन शिक्षकों को आज मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आर्थिक रूप से परेशान कर रही है ये सरकार या ये अधिकारी, मैं ये कहना चाहूंगा कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का जब नींव पड़ा तो उस नींव को मजबूत करने का कार्य इन शिक्षक और इन शिक्षिकाओं ने किया है, जिनको आज मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से प्रताड़ना दी जा रही है। अपने जीवन का स्वर्णिम काल जो होता है 10 से 15 वर्ष, एक व्यक्ति जब नौकरी में आता है तो उसकी उम्र लगभग 20 से 25-30 साल की अवस्था होती है, और 10 से 15 वर्षों के बाद जब उसकी उम्र 40-45 वर्ष के ऊपर जा चुकी है, उस अवस्था में इस तरह से नौकरी से बाहर निकाल देना, या जो महिलाएं या जो हमारी फुल टाइम बहनें या हमारी वार्डन बहनें 27,000 वेतन, 22,000 वेतन पा रही थी, अचानक से उनका मानदेय घटा के 9800 कर देना, या विषय के हमारे जो पुरुष शिक्षक हैं जिनके लिए कोई जगह ही नहीं बची, मुख्य विषय के जो पुरुष शिक्षक हैं उनको निकाल के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से बाहर खड़ा कर देना। आप बताइए कि जीवन के इस पड़ाव में, जीवन की इस उम्र में अगर उनको कस्तूरबा गांधी विद्यालय से बाहर निकाल दिया जा रहा है तो वो अपनी रोजी रोटी के लिए क्या करें? आपके बिल्कुल ठीक करें आप, ठीक है, बिल्कुल ठीक करें आप, बने रहिए आप भी, रविकांत जी आप भी बने रहिए। बिल्कुल ठीक बात है कि जीवन के इस पड़ाव में आखिर वो करें तो क्या करें। अभी तक मान मिलता था, सम्मान मिलता था, थोड़ा ही पैसा मिलता था, लेकिन घर चलाने के लिए मिल जाता था, और अगर दोनों चीजों से हाथ धोना पड़ेगा तो क्या करेंगे। बने रहिए। विनोद चतुर्वेदी जी, आपने इन शिक्षकों की पीड़ा सुनी, क्या कहेंगे आप? पीड़ा में हम इनके साथ हैं जी। और 2007 में ही ये कस्तूरबा विद्यालय, जब इस देश में जो SC ST OBC की जो महिलाएं थी, जो बच्ची थी, जो पढ़ाई बंद कर देती थी, बिल्कुल सर, उनको पुनः पढ़ाने के लिए भारत सरकार ने स्कीम लाई थी। हमारी गवर्नमेंट ने 2007 में स्कीम लाई थी, और जो रूरल, जो ग्रामीण इलाकों में थे वहां शिक्षा देने का ये अभियान शुरू किया था। और इसका बाकायदा उस टाइम भी फर्स्ट नौवीं जो योजना थी उसमें 85 और 15 का खर्च था। 85 सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, 15 स्टेट गवर्नमेंट पे था जी। फिर उसके बाद दूसरे में 75 और 25 था, और फिर आखिरी में 50-50% था। ये स्कीम हमारी लाई हुई थी क्योंकि एशिया में महिलाओं की जो स्थिति है वो हिंदुस्तान में सबसे कमजोर थी शिक्षा में जी। 49% महिलाओं में सिर्फ जो है 53% ही शिक्षित थी। तो उस उद्देश्य से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी उस जो नेता थी माननीय सोनिया जी, उन्होंने ग्रामीण इलाकों में शिक्षा देने की, महिलाओं को शिक्षा देने के लिए, जो बच्ची छूट गई, जो पढ़ नहीं रही, जो घर चली गई, या जो अशिक्षित हैं, जो अपना अधिकार नहीं ले सकती, उसके लिए दिया था। मेरी समझ से तो ये कुछ किसी का भला करने वाले नहीं है। 7 वर्ष हो गए हैं। ये तो आप जो कह रहे हैं ये दे रहे हैं नौकरी क्योंकि प्रेशर है। शिक्षा स्वास्थ्य अगर नहीं देंगे तो इनको ऐसा लगेगा कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं। उसमें बहुसंख्यक हैं और ये बेचारे सिर्फ 2500 से 3000 लोग हैं जी। तो उनकी आवाज को नहीं सुनना चाहते। आप देख रहे हैं आज किसान पूरे देश का किसान। ठीक है सर, विनोद चतुर्वेदी जी, किसान की बात आज हम नहीं करेंगे, आज हम नौजवान की बात करेंगे। ठीक है सर, आपके पास आएंगे दोबारा से।
कटेरिया साहब, ठीक है विनोद जी, आपके बताएंगे। हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मंत्री जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, अग्रवाल जी, कपिल देव अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका भी। जी आ रहा हूं आपके पास में, मैं ब्रजेश कटेरिया जी के पास चलूंगा। ब्रजेश कटेरिया साहब, आपने इन शिक्षकों का दर्द सुना। सरकार, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लगातार रोजगार देने का प्रयास कर रही है। 69,000 की जो भर्तियां थी उनको बहुत शानदार तरीके से निकाला और बिना किसी रुकावट के सबको भर दिया। क्या लगता है कि 2,500 लोगों की भी सुनी जानी चाहिए? ब्रजेश जी, आवाज मिल रही है आपको? आवाज मिल रही है आपको? आवाज नहीं आ रही है। ब्रजेश कटेरिया साहब, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात रख सकते हैं। आवाज नहीं आ रही है, आवाज कट रही है। चलिए, आप अपनी बात, अगर कुछ भी आवाज मिल रही हो आपको, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। आपकी आवाज पूरी सही आ रही है। अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। वर्ष 2019 में मैंने सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रश्न किया था कि अब तक आपने कितने लोगों को रोजगार दिया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो श्रम मंत्री है माननीय मौर्य जी, उन्होंने जवाब दिया था कि अब तक 42,000 लोगों को रोजगार दिया और 20 लाख लोगों को रजिस्ट्रेशन किया बेरोजगार लोगों का। जी, मैंने उस समय सदन में ये प्रश्न किया था, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी क्या मुझे और इस सदन को ये बताने की कृपा करेंगे कि आखिर वो 42,000 जो आपने नौकरियां देने के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, वो आखिर आपने किस समाचार पत्र में विज्ञापन दिया, वो कम से कम समाचार पत्र बताएं, और वो नौकरियां कहाँ दी गई उसका जिले वाइज मुझे डाटा उपलब्ध कराएं। आपको जान करके ये अफसोस होगा, आश्चर्य होगा इस बात को जान करके कि जो मुझे डाटा दिया गया डिस्ट्रिक्ट वाइज, उस डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटे में केवल जो कौशल विकास योजना के अंतर्गत जो बच्चे ट्रेनिंग होकर के निकले हैं, उन बच्चों की संख्या डिस्ट्रिक्ट वाइज दी गई। तो एक कौशल विकास योजना के ट्रेनिंग बच्चों को अगर ये सरकार रोजगार कह रही है, तो अब इनके सोच और समझ के लिए मैं खेद ही प्रकट करूंगा। और जहां तक अन्य लोगों की बात है, तो आपको ये मालूम है कि यहाँ का शिक्षा मित्र इन्होंने पूरी तरह बेरोजगार कर दिया, सारे विभागों का प्राइवेटेशन हो रहा है। और जहां तक कस्तूरबा गांधी विद्यालय, ठीक है, दोबारा से आएंगे आपके पास में। कपिल देव अग्रवाल जी जुड़े हमारे साथ में, मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार के। कपिल देव जी, आप लोग मिशन रोजगार चला रहे हैं और लगातार लोगों को रोजगार दे भी रहे हैं, इसीलिए लोगों की आपसे उम्मीद भी है। 69,000 की भर्ती जिस तरह से आपने निकाल के उसको पूरी कर दी, आसान काम नहीं था। लेकिन ये केंद्रीय जो KG-BV के बच्चे हैं, शिक्षक हैं, 2,500 से 3,000, इनके साथ तमाम समस्याएं हैं, क्या करेंगे इनके लिए? प्रथम मैं आपसे कहना चाहूंगा विश्वकर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें प्रदेश और केंद्र के अंदर चल रही है, और मेरी बात थोड़ा धैर्य सुन, सबसे बड़ी बात यह है परसेप्शन को बदलने का एक विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति समाज के अंदर, जनता के अंदर, पूरे प्रदेश और देश के अंदर कायम। हमने जो कहा उसको करने का था। हमने कोई बहुत बड़ी बड़ी डींगे नहीं मारी। मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिन जिन चीजों का कमिटमेंट किया, हमने उनको करने का कहा। समाजवादी पार्टी की सरकार में जिन शिक्षकों की नियुक्तियां लंबे समय से पेंडिंग चल रही आ रही थी, 69,000 शिक्षकों को तत्काल हमने नियुक्ति देने का था, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार 1.25 लाख सिपाहियों की भर्ती हमने करने का काम किया, 35,000 सब इंस्पेक्टर की भर्ती करने का काम हमने किया, यानी प्रत्येक क्षेत्र के अंदर। और कल भी आपने देखा, आपके टेलीविजन ने कवर किया कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मिशन रोजगार के अंतर्गत MSME के अंदर और 3,54,825 MSME कंपनियों को, जो इकाइयों को हमने 10,390 करोड़ का ऋण बांटा, और जिनमें से लगभग 4 लाख लोगों को रोजगार मिलने के नए अवसर के अंदर था। यानी प्रत्येक बहुत सारे आंकड़े आपको गिनवा सकता हूँ, ये आंकड़ों की बाजीगरी नहीं है, मैं आंकड़े गिनवाना भी नहीं चाहता,
मेरा निवेदन आपसे ये जो मैं कहना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी की कार्यशैली को देख करके, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हो, चाहे बसपा के लोग हो, चाहे फिर बॉम्बे की सरकार हो यानी महाराष्ट्र की, वो सब लोग विचलित हैं, हतप्रद हैं। उनको ये हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ आखिर कोरोना से भी लड़ रहे हैं, गरीबों की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, रोजगार की बात भी कर रहे हैं, प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का राज भी कायम किए हुए, यानी सर्वत्र किसी रूप में सबके चेहरे पर लाने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कम रही। इसके कारण से सपा के लोग, बसपा के लोग ये बहुत बेचैन हैं। इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास जनता में जाने का कोई मुद्दा नहीं है और अभी लगातार ब्रजेश जी आपके पास आऊंगा, ब्रजेश जी आपके पास आऊंगा। कपिल देव जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपने 10,15,000 करोड़ रुपए का लोन दिया, लोन मेला दिया, लोन मेले में लोन दिया, 69,000 भर्तियां कर दी, पुलिस भर्ती भी कर रहे हैं लगातार, बाकी यूपी SSS भी लगातार वैकेंसी निकाल करके भर रहा और इसीलिए आपसे उम्मीद भी बनती है। लेकिन यहाँ जो KGBV के शिक्षक हैं मात्र 2,500 से 3,000 हैं और पिछले 15 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, उनके साथ तमाम समस्याएं हैं, उनकी क्यों नहीं सुनी जा रही है? छात्र अध्यापक हो या अन्य हमारे यहाँ, जैसे मैं व्यवसाय शिक्षा का मंत्री हूँ, तो मेरे यहाँ भी वैकेंसियां लगातार पिछली सरकारों की चली आ, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने सबका डाटा मंगाया है। आप समझिए जो मैं क्या, कोई बहुत डिबेट में और तर्क वितर्क ज्यादा नहीं करना है। हम जो कर रहे हो, क्योंकि हम सरकार में है, तो सरकार में हमारा जिम्मेदारी आपको बताने की है, जनता को बताने की हम क्या करें। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसे सभी विभाग का हो, चाहे मेरे विभाग का विषय हो, नहीं सर वही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं सर वही तो मैं कह रहा हूँ, आप इतने रोजगार दिला रहे हैं, रोजगार नहीं हो तो स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, तो ये 2,500 से 3,000 जो KGBV के शिक्षक है उनकी क्यों नहीं सुनी जा रही है? ये तो बहुत छोटा सा काम है आपके लिए। नहीं है अभी हमारे पर्याप्त समय इस सरकार में बचा है। कोई ऐसा नहीं होता कि मान लो 4 साल अभी हमारे नहीं हुए, 3.5 वर्ष हमारे हुए, तो ऐसा नहीं कि उसका एंड हमारा पूरा हो गया। अभी करने के लिए बहुत सारी संभावनाएं हमारे पास है। प्रत्येक विभाग से हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनके डाटा मंगाया है कि इसकी डिपार्टमेंट के अंदर कितनी वैकेंसीज हैं और किन की कितनी भर्तियां अभी बाकी हैं। ये बात तो ठीक है, बिल्कुल आपके बात तो ठीक है, बिल्कुल आपके बात पर नहीं जाऊंगा जी। के अंदर कौन कौन सी वैकेंसियां अभी खाली हैं? नहीं बिल्कुल ठीक है, यूपी SSS बिल्कुल ठीक है, यूपी SSS ने भी सब विभागों से वैकेंसी मांगी है जी, क्रिएट करके लगातार करने का प्रयास। ठीक है ब्रजेश कटेरिया जी आपसे कुछ सवाल पूछना, ठीक है ब्रजेश कटेरिया जी आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। कटेरिया साहब आप सवाल पूछ लीजिए। कि मंत्री जी झूठ नहीं बोलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि 1 वर्ष में 2 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। 7 वर्ष 2 लाख नहीं भाई, 2 करोड़ 2 लाख नहीं भाई, ब्रजेश कटेरिया जी आप फिगर भूल गए। 14। अरे ये केंद्र सरकार की, अरे ये केंद्र सरकार की बात नहीं है ब्रजेश कटेरिया जी, हम बात उत्तर प्रदेश सरकार की कर रहे हैं। आप इससे इनकार करेंगे क्या कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है? उन्होंने 1.5 करोड़ का वादा किया था, आज कितनी नौकरियां दी बताया आप? भाई ब्रजेश कटेरिया जी जो सवाल पूछ रहा हूं मैं, 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है, क्या आप इससे इनकार करेंगे? पैदल भी कितनों का क्या, इस बात पे भी तो हो बात ना। चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो काम नहीं उस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो काम हो रहा है उस पर भी चर्चा करनी चाहिए। पुलिस में भर्ती हुई है वो भी तो हुई है ना। मैं अभी सुनेंगे अभी सुने की बात हो, इसीलिए तो मैं बैठा हूं यहाँ पर मुद्दे के लिए। ठीक है आप बने रहिए हमारे साथ में, आएंगे आपके पास में। विनोद चंद्र पांडे, कपिल देव जी, हमारे साथ 3 KGBV के शिक्षक हैं जो अपनी पीड़ा आपको बताना चाह रहे हैं। मैं एक एक से अनुरोध करूंगा कि वो आपको अपनी पीड़ा बताएंगे। विनोद चंद्र पांडे जी आप अपनी बात रख सकते हैं जी। हम मंत्री से बताना चाहते हैं कि हम लोग 15 वर्षों से कार्यरत शिक्षक थे, SRT नाम प्रशिक्षित स्नातक। अब हमको सरकार के एक चहेते अधिकारी जो राज्य परियोजना निदेशक, महानिदेशक स्कूल शिक्षा का प्रभार देख रहे हैं इस समय, उन्होंने एक झटके में सबको मुख्य विषय गौड़ विषय में बांट करके पुरुष शिक्षकों को बाहर कर दिया कस्तूरबा से। हम बताइए मंत्री जी, आपसे निवेदन करना चाहते हैं,
हम लोग 15 वर्षों का गोल्डन टाइम अपने शरीर का, अपने जीवन का खपा दिए कस्तूरबा में। लड़कियों को गांव से ढूंढ के लाना, विद्यालय चलाना, जब विद्यालय ही नहीं बना था, हम लोग कैंप में चलाते थे स्कूल। उन सेवाओं को नजरअंदाज करते हुए डायरेक्टर महोदय ने एक झटके में 3000 शिक्षकों को बाहर किया। हमारी कोई नहीं सुनने वाला। हम मंत्री जी से मिले, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, सारे जगहों पे जा रहे हैं। 3000 परिवारों पर आज भूखमरी का संकट पैदा हो गया। ठीक है। कपिल देव जी, आप महिलाओं के सम्मान के लिए खड़े होते हैं, पुरुषों के सम्मान के लिए भी खड़े हो जाइए सर। महिलाओं के प्रति, पुरुषों के प्रति, युवाओं के प्रति, बेरोजगार लोगों के प्रति, और जो ये हमारे मित्र अपनी चर्चा करें इनके प्रति भी। ऐसा नहीं है कि जैसे इन्होंने मुझको कहा है कि बाहर निकाल के खड़ा कर दिया, तो इनका कमिटमेंट हमको एक बार में, चूंकि सीधा मेरा विभाग नहीं है, और मैं ये निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से इनका विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने और जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनके सामने इनका विषय में जरूर रखूंगा। और कोई मौका मिलेगा तो हम आपको जरूर बताएंगे कि इनकी क्या प्रगति है। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है क्योंकि आप सुनते हैं। ये अच्छी बात है क्योंकि आप सुनते हैं और आप जो भी इस तरह की बातें होती है वो मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं। इसीलिए तो आपको यहाँ बुलाया गया सर, जिससे कि आप इनकी पीड़ा सुन ले और मुख्यमंत्री जी के समक्ष इनकी पीड़ा को रखें। बात कर सकते हैं। इनका विषय कस्तूरबा गांधी विद्यालय केवल इनके यहाँ नहीं है, मेरे यहाँ भी, मेरे जनपद में भी है, ये पूरे अंदर है। तो जो समस्या इनकी वो मेरे जनपद के टीचर्स की भी होगी निश्चित रूप से। तो उनके प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, जवाबदेही है। हम इस बात की जरूर इनकी बात पहुंचाएंगे। ठीक है, और ठीक है, सही करेंगे, ये मेरी कोशिश। ठीक है सर जी। प्रज्ञा सिंह जी हमारे साथ में जुड़ी हुई है, महिला शिक्षिका हैं, वो भी अपना दर्द बयान करना चाह रही है। सुन लीजिए प्रज्ञा सिंह जी। मैं मंत्री जी से ये कहना चाहती हूँ कि जिस स्वस्थ भारत की कल्पना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और उसी स्वस्थ भारत की कल्पना को करते हुए जिस विद्यालय में महिला शिक्षिकाएं पूर्णकालिक शिक्षिका के तौर पे शारीरिक शिक्षा या योगाभ्यास कराती थी, आज उनको अंशकालिक के तौर पे उनका नियुक्त करने के आदेश दिया गया है। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ अपने प्रधानमंत्री जी से भी और मुख्यमंत्री जी से भी कि जिस विद्यालय में बच्चियां सुबह उठ करके अपना दैनिक दिनचर्या शुरू करती हैं, वो महिला शिक्षिका जो अंशकालिक हो जाएंगी, उनकी जो स्कूलिंग टाइम होती है वो 10 बजे से होती है। क्या आप बताइए कि विद्यालय में बच्चियां आवास करती हैं, वो जो योगा अभ्यास होगा उसका अभ्यास क्या वो 10 बजे के पहले करेंगी या 10 बजे के बाद करेंगी? क्या भोजन के उपरांत योगाभ्यास किया जाता है? जब शिक्षक विद्यालय में आएंगे तब योगाभ्यास करवाएंगे या विद्यालय में प्रार्थना के पहले जो योगाभ्यास कराया जाता है वो तब होगा? यहाँ पे सवाल जवाब दे लेते कपिल देव जी। सवाल यह है कि उनको वार्डन और शिक्षिका को 27,500 मिल रहे थे, लेकिन अब उन्हें हटा करके अंशकालिक में डाल दिया गया है, यानी कि 9,000 पे, 9,800 पे। तो प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं और मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि योग बहुत बड़ी चीज है, योग करिए और निरोग रहिए। कैसे योग कराएंगे ये? जी होने के नाते सरकार में हमारा दायित्व है कि इनकी हम चिंता करें, पर विभाग सीधा मेरे पास नहीं है और इसलिए मैं इनका विषय और जहां उचित माध्यम होगा और उचित स्थान होगा इनके पास हम पहुंचाएंगे आपके माध्यम से। इनका पत्र ज्ञापन, इनका कोई डिमांड अगर ये भेजना चाहेंगे तो मेरा नंबर इनको दे दीजिएगा और हमसे बातचीत इनकी बात तो ठीक है। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। ठीक है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात। एक ब्रेक का चला बिल्कुल बने सर, एक वक्त एक ब्रेक का चला, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पर आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ये अच्छी बात है। कपिल देव जी के साथ अच्छी बात यह है कि वो समस्याओं को सुनते हैं, समझते हैं और फिर मुख्यमंत्री के सामने रखते हैं। और अनेक बार हमने देखा है ऐसी समस्याओं का समाधान भी हुआ है। के न्यूज यहाँ पर इसीलिए बैठा है कि जब मुख्यमंत्री मिशन रोजगार चला रहे हैं, लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, 50 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, 80 लाख लोगों को रोजगार देने की बात करें, तो इन 3000 शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। चर्चा जारी रखेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। संगत समाप्त करो, संगत
के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। संगत समाप्त करो, समाप्त करो, समाप्त करो। संगत। सर हम लोग ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ एक और रविकांत जी भी जुड़े हुए शिक्षक हैं। मंत्री जी से कहेंगे वो उनकी भी पीड़ा सुन ले और समझ ले। रविकांत जी, आप अपनी पीड़ा बयां कर सकते हैं मंत्री जी के सामने। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हालांकि जो भी विषय था हमारे साथियों ने, अन्य साथियों ने आपसे रखा है, आपके माध्यम से, इस के न्यूज के माध्यम से मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमारी बातों को आप मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं और आपके जो अधिकारी हैं वो हमारी नौकरी नहीं छीन रहे हैं महोदय, हमारा सम्मान छीन रहे हैं। तो आपसे करबद्ध यह निवेदन है कि हम शिक्षकों का सम्मान हमें लौटा दें। आप बताएं कि जो हमारी वार्डन बहन, जो शिक्षिकाएं 27,000 22,000 पे मानदेय पे कार्य कर रही थी, अचानक से उनको 9,800 पे कर दिया जाएगा। और जो हमारे पुरुष शिक्षक ऐसे हैं जो मुख्य विषयों के अध्यापक थे, जो आज 10 से 15 वर्षों से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्य कर रहे हैं, अचानक से उनकी जो रोजी रोटी है, जो उनका शिक्षक का एक पद है, उसको छीन लिया जाए। उसको सवाल पूछिए रविकांत जी, शॉर्ट में सवाल पूछिए। आ जाएंगे सर जी, ठीक है, ठीक है, सवाल पूछ जवाब दे लेते हैं। कपिल देव जी, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि 15 साल पढ़ाने के बाद अब ये लोग क्या करें, कहां जाए, और ये इनका मान सम्मान भी गया और पैसा भी नहीं मिल रहा है। बात हमने कही है जी, हमारे पास विषय आएगा तो अपने स्तर से और जितनी मेरी क्षमता है मैं बातचीत करूंगा, लेकिन उसी बात को रिपीट करने में कुछ समय पता है। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो मेरा विषय है, हो सकता है आपके लिए बिल्कुल नया हो, लेकिन जो भी हमारे मंत्री हैं या जो भी अधिकारी हैं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसकी जानकारी उन लोगों को न हो। सर ऐसे दर्जनों पत्र हैं जो हमने उनको पत्राचार किया है, जो मैं आपके सामने रख सकता हूं। हमने अपनी पूरी बात को मंत्री जी तक, एसपीडी महोदय से मिलकर उनको अपनी पूरी बात कही। यहाँ तक कि अभी विगत लगभग 1 महीने हमारा धरना लखनऊ में चला है, लेकिन फिर भी सरकार हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब भी हम एसपीडी महोदय से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, अब ये मामला जो होना था हो चुका है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सर अब आप क्या इस रोटी चाहेंगे आखिर? रविकांत जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, रविकांत जी ठीक है। कपिल देव जी,
सवाल ये कि ये अधिकारी सुनते क्यों नहीं है और क्यों बात ऊपर तक नहीं पहुंचाते हैं क्या? क्यों? इससे तो नुकसान भी हो रहा है सरकार का। सरकार रोजगार दे रही है और इधर ये 2,500-3 हजार लोगों के साथ में दिक्कत हो रही है और उनके परिवार के साथ दिक्कत हो रही है। ऐसा नहीं चाहती कि उनके नौजवान, उनके समर्थक ना भी हो, तब भी प्रदेश का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सरकार हो या ना हो, लेकिन वो किसी प्रकार से आंदोलन करे या उसको परेशान होना पड़े या किसी में किसी प्रकार की उसके अंदर नाराजगी, ये कभी कोई सरकार नहीं चाहती। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो बिल्कुल नहीं चाहते। उस स्वयं जाकर के सबके बीच में जाकर के जनता की सुनते हैं। इस विषय को मैं आपको बताया पहले भी, इस विषय की चर्चा में निश्चित रूप से उचित स्थान पर करूंगा। आप इस बात को इसके अलावा इस समय कहने के लिए मेरे पास जवाब नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है विनोद चतुर्वेदी जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है विनोद चतुर्वेदी जी। अब मंत्री जी कह रहे हैं कि वो बात को समझेंगे, लोगों से ज्ञापन लेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री के सामने इसको पेश करेंगे। तो जो बीच का बैरियर है, जो कभी कभी अधिकारी ऊपर तक बात नहीं पहुंचाते, वो खत्म होगा। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? प्रदीप भाई, आपकी तो डिबेट ही बंद हो गई है। अगर मंत्री जी ने कह दिया और इनका काम हो जाए तो क्या कहना है? अगर ये बातें तो ये आज से कर रहे हैं, इनके वादे आपने भी बहुत देखे होंगे। आप न्यूज अपना चैनल चला रहे हैं, रोज आप वादे देखते हैं। हम तो कहते हैं मंत्री जी को हम भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि इन शिक्षकों के साथ न्याय मिल जाए। हालांकि वो खुद ही कह रहे हैं कि हमने शिक्षा मंत्री से, मुख्यमंत्री से, अधिकारियों से, सबसे अब कर चुके हैं, हम धरना भी दे चुके हैं। अब मैं बधाई देता हूं माननीय मंत्री जी को कि अगर इसके बाद भी वो इनका भला कर देंगे तो हम तो धन्यवाद आपको भी दे देंगे और माननीय मंत्री जी को लखनऊ जाके दे देंगे कि उन्होंने नौजवानों की पीड़ा को सुन लिया। वैसे हमारे हिसाब से तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो डिबेट में कहना ही है कि हम भला कर देंगे। उनका विभाग नहीं है। आपको लगता है कि हो जाएगा? और अगर हो जाएगा आपका जवाब कपिल देव जी देंगे। आपका जवाब कपिल देव जी देंगे। कपिल देव जी, मैंने आपका जवाब कपिल देव जी देंगे। कपिल देव जी वो कह रहे हैं वादे तो बहुत होते हैं लेकिन निभाए नहीं जाते। जी विनोद जी की मैं बात का जवाब जरूर देना चाहूंगा। जी विनोद जी, जो आप ये चर्चा कर रहे हैं, इसकी बात जितना मैंने कहा कि इनका विषय समझ करके मुख्यमंत्री के सामने चर्चा करें। अभी केवल आपके के न्यूज चैनल पर जो विषय मुझको बताया गया, ये पर्याप्त विषय नहीं है, ये पक्षीय विषय है। जब ये पक्ष आ जाएगा, स्थानीय में विषय आ जाएगा, जानकारी हमको मिलेगी, उन सारी कंटेंट को जोड़ करके उसके बाद हम बातचीत करेंगे। नहीं सर, आपकी बात ठीक है, बताएंगे। अगर आप सर आपकी बात ठीक है, सर आपकी बात ठीक है, आपके संज्ञान में पूरा मामला नहीं आया होगा, लेकिन ये जो शिक्षक हैं 3,000, इन लोगों ने अपनी बात हर प्लेटफॉर्म पर रखी है, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। अब ये बात भी फिर अभी तत्काल जवाब नहीं हो सकता ना विश्वकर्मा जी, इसका कोई तत्काल जवाब नहीं हो सकता। इन्होंने का बात नहीं सुनी तो मैंने आपसे कहा कि जो प्रदेश के मुखिया हैं उनसे मैं बातचीत करूंगा। अधिकारी का तो कोई विषय नहीं है जी, अगला कोई विषय होता आप नहीं, लेकिन विनोद चतुर्वेदी जी कह रहे हैं वादे तो वादे हैं, वादों का क्या? सब सरकार में ये भी लोग रहे होंगे, मुझे नहीं पता, चतुर्वेदी विधायक या मंत्री रहे, आई डोंट नो, अगर कभी रहे होंगे, वरना सरकार तो नहीं होगी। हम तो विधायक रहे हैं माननीय मंत्री जी, ठीक है। हम सरकार में, जब हम एमएलए हुए तब सरकार नहीं थी हमारी जी, तो हम तो चाहते हैं, हम तो आपको, हम व्यक्तिगत आके आपका माल्यार्पण करेंगे। इन नौजवानों का भला हो जाए, ये बेचारे दर दर भटक रहे हैं, आपके यहाँ बैठे रहे, हड़ताल में भी बैठे रहे, लगातार वो अपनी प्रार्थना भी कर रहे हैं, उनकी पीड़ा भी 23,000 से 9,000 दे रहे हैं अधिकारी, तो ये तो तय ही है। एक ही बात को, एक ही विषय को घंटों तक चर्चा कर सकते हैं जी। मुझको लगता है विषय का हो गया जी। आ रहा हूं आपके पास जी, ब्रजेश कटेरिया साहब आ रहा हूं जी, ब्रजेश कटेरिया साहब, ठीक है सर। ब्रजेश आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देवेंद्र जी आपके बताऊंगा जी। प्रदर्शन कर रहे थे उस समय जो सरकार की एलआई और तो तमाम सूचना तंत्र है, क्या वो तंत्र ने माननीय मुख्यमंत्री जी तक क्या वो सूचना नहीं पहुंचाई? और यदि पहुंची तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया?
केवल माननीय मंत्री जी अगर इस डिबेट में ये कह करके मैं बात पहुंचा दूंगा तो फिर ये डिबेट ही खत्म। तो आप बात है। आप ये चाहते हैं विजेंद्र जी कि मैं तुरंत अभी मुजफ्फरनगर से नियुक्ति पत्र जारी कर दूं? नहीं क्या चाहते हैं आप मुझसे? जी नहीं, माननीय आप ही चाहते हैं? माननीय मुझसे सुनिए, क्या अपेक्षा है? माननीय मंत्री जी, मेरा विषय है कि जब माननीय मंत्री जी जब माननीय मंत्री जी जब ये लोग धरना प्रदर्शन दे रहे थे लखनऊ में, उस समय जो सरकार का सूचना तंत्र है LIU एंड और अदर्स, क्या उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी तक इनकी बात नहीं पहुंचाई? या पहुंची या तो बात नहीं पहुंची, या फिर बात पहुंचने के बाद उस मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान नहीं लिया। फिर भी इस डिबेट में जैसा कि आपने आश्वासन दिया, अगर आपके माध्यम से इनका भला हो जाता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बधाई और धन्यवाद दूंगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिस समय विधानसभा का सत्र चलता है, आपकी पार्टी के नेता सदन छोड़ के भाग जाते हैं। वे सामने सरकार के सामने सुनिए, सदन तो तब छोड़ के भाग जाते जब आप बात नहीं सुनते हैं माननीय मंत्री जी। अपनी बात बोलते, हम आपकी बात पूरी सुन रहे हैं। जब सदन चलता है, जब मुख्यमंत्री ने सदन बुलाया, हमारे राज्यपाल महोदय ने सदन बुलाया, तब आपके नेता सदन छोड़ के क्यों भाग जाते हैं? उसका बहिष्कार क्यों करते हैं? ये मुख्यमंत्री के सामने इसलिए क्योंकि आप जनता की समस्याओं को नहीं सुनना चाहते हैं। आप जनता की समस्याओं को नहीं सुनना चाहते हैं। आप बुला करके लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। इसलिए हम लोग आप सदन में जो सदन की गरिमा है, विधायकों का जो अधिकार है, सदन की जो गरिमा है, उसका भी आप अनुपालन नहीं करते हैं। और जब किसानों की बात नहीं सुनी जाएगी, बेरोजगारों की बात नहीं सदन में सुनी जाएगी, तो आखिर हम लोग भी तो वहां जाते हैं। हम किसान पर भी आपसे 1 घंटा बोल सकते हैं। उन्होंने कहा विश्वकर्मा जी ने किसान पर चर्चा नहीं करनी। हमारी बात सुनिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी सदन जब चल रहा था, जब राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था, आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। आवाज नहीं आ रही। कठेरिया साहब, मैं आपको बता देता हूं, मंत्री जी कह रहे हैं जब सदन चलता है तो आप लोग सदन का बहिष्कार कर देते हैं, क्यों नहीं मुद्दे उठाते वहां रह करके? जी माननीय मंत्री जी विपक्ष में होते थे जब मैं MLA था 2007 से 12 में, तब इनके नेता भी भाग जाते थे। तो ये तो सिस्टम है। जब सरकार नहीं सुनेगी तो और कौन सा रास्ता है? सदन छोड़ने का एक रास्ता है, और कौन सा रास्ता है? ये भी भाग जाते थे। ओम प्रकाश सिंह जी इनके लीडर अपोजिशन होते थे इनके, और ये भी चले जाते थे। ठीक है सर, सदन पर किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। ठीक है सर, सदन पर किसी और दिन चर्चा कर लेंगे कि कौन क्या करता था। आज हम इन शिक्षकों का दर्द सुन लेते हैं। देवेंद्र मोहन पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देवेंद्र मोहन पांडे जी। मैं मंत्री से संबोधित है मेरा निवेदन जी। मैं आदरणीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी से मिले। उन्होंने कहा कोई नहीं निकाला जाएगा। मैं लखनऊ से घर पहुंचा, वहां पे एक पत्र मिला हमको, उसमें लिखा था पत्रांक 7057 दिनांक 30/8/2020। उक्त पत्र के संदर्भ में आपको अवगत कराना है कि आपका विषय गणित है, मुख्य विषय है। उक्त शासनादेश 14/7 के क्रम में आपका नवीनीकरण मुख्य विषय पुरुष होने के नाते नहीं किया जाएगा, आपकी सेवा समाप्त समझी जाए। तो मैं मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस प्रकरण को जरा गंभीरता से लें। ठीक है, उनके विभाग के अधिकारी उनके पास जाओ, मंत्री जी के पास जाओ, बेसिक शिक्षा के, तो कहते हैं आप SPD से मिलो। SPD से के पास जाओ, जब मिलो तो SPD कहते हैं कि आपके ऊपर FIR दर्ज करा दूंगा, कल मत आना। तो मुझे इस बात का बड़ा खिन्न है। मैं निवेदन करूंगा कि हमारी सरकार तो चाहती है कि हमारा भला हो जाए, लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं सरकार को। तो सरकार को यह प्रकरण बहुत गंभीर है। हमारे पेट का सवाल है, मैं जीवन का सवाल बताना चाहता हूँ, जीविका का सवाल है। इस पर थोड़ा गंभीर हो जाए सरकार और हमारी नौकरी बचा ले। ठीक है। कपिल देव जी कह रहे हैं कि मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी, और घर जाते जाते लेटर मिल गया कि आपकी नौकरी खत्म। इस समय तो मैं आपसे केवल इतना ही कह पाऊंगा,
क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा, बार बार एक बात को रिपीट करना, ये बात ठीक है जी, कि मेरा सीधा विभाग नहीं। इस संबंध में माननीय मंत्री जो सतीश द्विवेदी ने बोलिया कि उनसे बातचीत करनी हो, क्या इनके एसपीडी से बातचीत करना हो, क्या वे मुख्यमंत्री बातचीत हो, अगर विषय हमारे संज्ञान में लाया जाएगा तो मैं भी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, सरकार में मंत्री होने के नाते इस विषय में जी चलिए, अच्छी बात है, ठीक है। हाँ रविकांत जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर समय कम है, इसलिए आपके माध्यम से सर मैं मंत्री जी से बस एक अनुरोध करता हूं कि सर एक हमें कुछ समय बता दें, चूंकि हमें नौकरी से निकाल दिया गया है। अब हमारे सामने जिनको पार्किंग करने की समस्या है, तो कम से कम टाइम बाउंड कुछ समय हमें निर्धारित करें कि हमारी समस्याओं का समाधान कितने समय तक आप संपादित कर देंगे सर। शर्मा जी कोई और विषय लेंगे हम? जी कपिल देव जी, जी कपिल देव जी, वो कह रहे हैं कि चूंकि समय काफी लंबा हो गया है तो थोड़ा इस पे गौर फरमाइएगा, थोड़ा जल्दी कराइएगा। वो आपसे शिवा रविकांत मिश्रा जी आपसे अनुरोध कर रहे हैं। नहीं मैं इसी पर आ रहा हूँ सर, नहीं मैं इसी पर आ रहा हूँ सर। एक और समस्या है इसमें, एक समस्या ये भी है कि जो उर्दू शिक्षक थे सर, उसमें उनको ये कह दिया गया है कि अब वहीं पर उर्दू शिक्षक रहेंगे जहां पर मुस्लिम आबादी 20% है। तो इसमें जो शिक्षक अपॉइंटेड थे उनका तो कोई दोष है नहीं। कोई विषय बताएंगे? जी बस आप अपनी आप अपनी बात रख सकते हैं। बीच में आपका ये कॉल आ गई थी किसी की आपके मोबाइल पे, क्या विषय था? हेलो जी जी प्रदीप जी, मैं ये कह रहा हूँ सर, उर्दू शिक्षकों का भी मामला इसी में है। ये केजीबीवी के जो शिक्षक है उसमें उर्दू शिक्षक भी है। वो ये कह रहे हैं कि जहां पर 20% से ज्यादा मुस्लिम आबादी होगी वहीं पर शिक्षक रखे जाएंगे, बाकी निकाल दिए जाएंगे। तो जो पहले हुआ है उसका खामियाजा आप क्यों भुगते लोग? विषय भी उसी में ऐड कर लेते हैं जी। जब कोई विषय आएगा तो इस विषय में निश्चित रूप से, क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ा विषय नया है और ये जरूरी नहीं है कि मजबूरी हम समझ सकते हैं सर कि ये आपके लिए नया विषय है। ठीक है, प्रज्ञा सिंह जी विषय है, ठीक है। प्रज्ञा सिंह जी आपसे कुछ अनुरोध करना चाह रही है? जी प्रज्ञा सर, मैं आज इस चैनल के जरिए जी जी ठीक है प्रज्ञा सिंह जी कुछ आपसे अनुरोध करना चाह रही सर? जी सर, मैं आज बस ये कहना चाहती हूँ कि इतने दिनों से जो हमारा पूरा कस्तूरबा परिवार संघर्ष कर रहा है, वो सारे की सारी जो 14/7/2020 का जियो आया है उसमें जिनका समायोजन भी किया जा रहा है वो पूर्ण रूप से समायोजन नहीं है। जो 22,000 और 27,000 सैलरी पा रहे थे उनको जबरन एक 10 रुपए के स्टाम्प पे सहमति पत्र लिया जा रहा है और उनको ये कहा जाए कि आप इस पे अपने पद पे समायोजन ले लीजिए, अन्यथा आपको ये भी संविदा समाप्ति संविदा से आपको हाथ धोना पड़ेगा। दूसरी चीज ये कि मैं आज इस चैनल के जरिए बस इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी नियम आते हैं, वो कोई भी जियो आए या कोई भी नियम आए, वो नई नियुक्तियों पर लागू होता है, ना कि पुराने नियुक्तियों पर उसका प्रभाव डाला जाता है। क्या पहले जो बैलेट पेपर से चुनाव पढ़ते थे और आज जो ईवीएम से पढ़ते हैं, क्या ऐसा तो है नहीं कि जो बैलेट पेपर से जवाब दे देते हैं? ठीक है कपिल देव जी, मतलब मामला ये है कि जबरा मारे और लोहा भी ना दे, 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिखवा के लिया जा रहा है और अगर नहीं करेंगे तो भी बाहर का रास्ता दिखा देंगे। बार को आप ये रूलों को बार बार रिपीट कर, फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। नहीं आपकी मजबूरी समझ रहा हूं, अच्छी बात है और आपने ये पहले ही कह दिया, ये अच्छी बात है। सारे मुद्दों को उठाएंगे, आएंगे दोबारा, आप इन सारे मुद्दों को उठाएंगे, आएंगे दोबारा से आपके पास में। कठेरिया साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ब्रजेश कठेरिया साहब, जब वो अभी प्रज्ञा जी कह रही थी कि मुझ पे 10 रुपए के स्टाम्प पे लिखाया जा रहा है और 10 रुपए के स्टाम्प पे लिखा जा रहा है, इसका भी माननीय मंत्री जी सरकार के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं, तो कम से कम इस विषय का स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिर ये 10 रुपए के स्टाम्प पे ये लिखा क्या है। इसी तरह जो शिक्षा मित्र थे इनका भी जो मानदेय था, आप किसी शिक्षा मित्र से पूछ लो, शिक्षा मित्र जब हटाकर इनका जो मानदेय तय किया गया है, आज 2-2, 3-3 महीने तक उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है। आज पूरा
युवा पूरा शिक्षित बेरोजगार अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। आखिर सरकार इन पे क्यों नहीं ध्यान देती है? और जो तमाम वादे जो सरकार ने अपने करोड़ों लोगों को नौकरी लगाने पे किए थे, वो सारी की सारी बातें धरी रह गई। और माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, कटेरिया साहब, मैं आपसे फिर अर्ज करूंगा कि सारी की सारी बातें नहीं धरी रह गई। 69,000 शिक्षकों का मामला लंबे समय से लटका हुआ था, उसको क्लियर किया गया, लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है, आसान काम नहीं है इतने लोगों को नौकरी दे पाना। जरा इनसे ये भी तो खोलो, इनका चुनाव घोषणा पत्र में 1 साल में कितने लोगों को रोजगार देने का वादा किया था? बात आपकी ठीक है, लेकिन क्या आपने जो वादे सारे किए थे वो पूरे हो गए? नहीं कटेरिया साहब, क्या आपने जो वादे किए थे वो सारे वादे पूरे कर दिए थे? अगर आपने सारे वादे पूरे कर दिए तो जनता ने आपको नकार क्यों दिया? सरकार में बैठे प्रश्न उसका है, प्रश्न उनका है। इस समय बात उनसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन सवाल आपसे भी है। शिक्षा मित्र की समस्या सन 2011 से है और 2012 से लेकर के 2017 तक आपकी सरकार थी, कुछ हुआ नहीं उसमें। क्यों नहीं हुआ? माने दे कर दिया, क्या दिया? शिक्षा मित्र कम से कम माननीय विश्वकर्मा जी, आपकी तरफ से तो पारदर्शितापूर्ण बात होनी चाहिए। जब आप अगर सरकार का नहीं जब लगातार मंत्री जी से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन जब चर्चा होगी तो सवाल आप पर भी उठेंगे ना। ये शिक्षा मित्र 20 साल से परेशान है, जवाब देंगे तो उस डिबेट ब्रजेश कठेरिया साहब, जब तक मैं मंत्री जी से सवाल कर रहा था आपको बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे ही मैंने आपसे सवाल किया, आपकी सरकार पर सवाल किया, आपको बुरा लगने लगा। आप सरकार के नुमाइंदा नहीं है, आप सर में जवाब आप नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन सवाल शिक्षकों का है। आखिर 2000 बीएड टीटी के जो छात्र हैं वो बीएड टीटी 2011 से किए थे, आज तक उनको नौकरी नहीं मिली। 2012 से 2017 तक आपकी सरकार थी, क्यों नहीं नौकरी दी आपने? और उसके बाद उसने वोट का मैटर नहीं सर। आप ये जो भर्ती गैंग है ना, भर्ती अटकाओ गैंग से आप लोग उसको अटकवाते हैं भर्तियों को। 8 करोड़ रोजगार मिल जाना चाहिए था। अगर काम करता है ब्रजेश कठेरिया साहब, सुन लीजिए, ये थोड़ी सी बात को आपके और मीडिया के माध्यम से इतना बड़ा चढ़ा के पेश कर देते हैं कि तमाम इनकी खामियां छिप करके रह जाती हैं। जी विनोद तो माननीय विश्वकर्मा जी, आपसे मेरा आग्रह जी बनिएगा, सरकार को जवाब देने दीजिएगा महोदय। नहीं कटेरिया साहब, आपने मेरा पूरा प्रोग्राम देखा, आप खुद मौजूद है इसमें, लगातार मंत्री जी से सवाल कर रहे हैं। जी विनोद जी, एक जाति विशेष के लोगों की नियुक्ति होती थी। नहीं, अभी आपकी सूची निकाल लो, लोक सेवा आयोग की आपकी सूची निकाल लो, आपकी सूची निकाल लो माननीय मंत्री जी, आपकी सूची निकाल लो, देख लो। अगर जातिवाद, आपसे बड़ा जातिवादी, आपसे बड़ी जातिवादी सरकार कोई हिंदुस्तान में हो नहीं सकती है। आप उसकी सूची निकाल लो, पता चल जाएगा आपको। कम से कम ये बात कहने में, और कम से कम माननीय मंत्री जी हैं, प्रदेश के बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, माननीय मंत्री जी सरकार का हल है, कम से कम आपको अपना वक्तव्य देने से पहले बहुत तथ्यात्मक बात करनी चाहिए। मानवर, आपका बहुत, आपके पद का बहुत सम्मान है, आप कम से कम तथ्यात्मक बात करिएगा। आज जो सूची होती है उसमें जातिगत निकालो ना, पता चल जाएगा आपके जातिवादी आप हैं कि जातिवादी हम हैं। आप मेरी बात तो सुनिए, अपनी बात तो धैर्य रखिए, सुनने का वादा रखिए। आप एक पक्षी बोले जा रहे हैं। आज के समय में निश्चित रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त रह करके सरकार ने एक जाति वर्ग नहीं, आपके यहाँ लोक सेवा आयोग नहीं, लोक सेवा आयोग की आप बता दो ना, लोक सेवा आयोग में सूची निकली वो बता दो ना आप। ठीक है, आप बता दो ना उसमें क्या। ठीक है सर, आज हम जातिवादी पर नहीं कर रहे चर्चा, ठीक है। ब्रजेश कठेरिया साहब, चर्चा को डिरेल मत करिए, दूसरी तरफ मत ले जाइए, वापस अपने विषय पर आते हैं। विनोद चतुर्वेदी जी, नहीं हो सकती है जो आप केवल इतना बता दो कि उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति सारी राजनीतिक पार्टियां करती है। कठेरिया साहब,
कठेरिया साहब आपने नियुक्तियां की है। अगर आप जाति की बात करते हो, जाति में आरोप लगाते हो, ठीक है कठेरिया साहब, समय समाप्त हो गया है जी। विनोद चतुर्वेदी जी, जल्दी से आपका फाइनल कमेंट। आपको मंत्री जी की बात पर एतबार क्यों नहीं हो रहा है? प्रदेश की पुलिस की बता दो आप, समय समाप्त हो गया। किसी जिले के थाने के इंस्पेक्टरों की आपने कितना समाप्त हो गया। आपने पूरा आरक्षण आप यहाँ जो शिक्षक बैठे हैं, जो लाखों शिक्षक इसको देख रहे हैं, उनको आश्वासन देंगे कि समयबद्ध तरीके से इनकी समस्याओं का समाधान कराएंगे। कपिल देव जी, आपसे कह रहा था थोड़ा आप क्या जी थोड़ा सा ज्यादा बिल आ रहे हैं जी। मुझको आपसे निवेदन है कि बात को थोड़ा सुनने का माता रखिए। जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी सरकार में एक विशेष जाति के लोगों का कपिल देव जी समय समाप्त हो गया। आपका फाइनल कमेंट चाहिए। आप इन शिक्षकों से क्या वादा करते हैं? मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, समय ब्रिजेश कठेरिया साहब, वादा ले लेने दीजिए। उन थानों में पता चल जाएगा कि किस जाति के लोग ज्यादा हैं। आप कोई एक किसी आयोग की एक भर्ती निकलवा के देख लो, लोक सेवा आयोग की। आप बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है माननीय मंत्री जी, मैं आपका व्यक्तिगत सम्मान करता हूँ, लेकिन केवल आप कठेरिया साहब जल्दी से फाइनल कमेंट ले लेने दीजिए। कठेरिया साहब आपसे अनुरोध है। ठीक है कठेरिया साहब, बात हो गई आपकी। कपिल देव जी, आखिरी फाइनल कमेंट आपका। आप इन शिक्षकों से क्या वादा करना चाहते हैं? हमारी समस्याओं को ठीक है रविकांत जी, ठीक है रविकांत जी, बात हो गई। कपिल देव जी, मैं टाइम आउट, मैं इनका एक प्रतिनिधि होने के नाते, अब प्रतिनिधि सरकार होने के नाते मैं इनका के मुख्यमंत्री तक विधिवत पहुंचाऊंगा, ये मैं वादा आपसे करूंगा। ठीक है ना? समय निर्धारित करने का मेरा नहीं, मैं विभाग का मंत्री नहीं हूँ। ठीक है ना? तो विभाग के मंत्री या तो अगर ऐसी बात करनी तो विभाग के मंत्री जाकर के बात करें। हमारे मुख्यमंत्री ने सबको अलग अलग विभाग दिए हैं, उनकी जिम्मेदारी अपने विभाग के प्रति है। अगर ये मुझसे कभी मिलेंगे तो इनकी बात को समझ के, अगर मुझे लगेगा वाकई इनकी बात उचित है तो उनकी बात उचित को मैं मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा। ये मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर बड़ी बात यह है कि एक तरफ सरकार लाखों रोजगार देने का वादा कर रही है, दावा कर रही है और दे भी रही है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि 69,000 भर्तियों का मामला जिस तरह से निपटाया गया वो काबिल तारीफ है। हालांकि थोड़ी बहुत समस्या सब जगह ही रहती है। उसके अलावा पुलिस भर्ती बोर्ड ने जिस तरह से अपना कार्य संपादन किया वो भी एक बहुत शानदार काम है। और श्रम विभाग से लेकर के एमएसएमई विभाग में लाखों लोगों को रोजगार देने की बात की जा रही है और रोजगार दिए भी जा रहे हैं। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार हमारी बात और इन केजीबीवी के शिक्षकों की समस्याएं जरूर सुनेगी और उनका भी जल्द समाधान निकालेगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।